ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। बेसिकली ये पेपर थर्ड है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर में। पेपर थर्ड का यूनिट सेकंड का ये टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी का। क्रोमोसोम सेल के अंदर मिलते हैं, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, ये मिलते हैं यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल में एज इट इज साइटोप्लाज्म में रहते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सेल में न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस का, क्योंकि लास्ट मैंने अभी जब आपको एक और स्लाइड के थ्रू शेयर किया था न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर का, तो न्यूक्लियस सराउंडेड रहती है आउटर और इनर मेम्ब्रेन से। सराउंडेड मतलब घेरे हुए रहती है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट होती है जो कि साइटोप्लाज्म से बचाती है अपने आप को। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम डेंस और लाइट दोनों अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। डेंस फॉर्म मतलब जटिल फॉर्म, हाईली कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस। यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन दो फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम। न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जहां न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। तो वहां पर राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है। लेकिन क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कुछ क्रोमोसोम का अमाउंट न्यूक्लियोलस के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर देखने के लिए, ये क्रोमोसोम होता क्या है, बेसिकली इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो इसके ऊपर साइंटिस्ट ने काफी वर्क किया। तो साइंटिस्ट ने कुछ ने अपने व्यूज भी दिए। आप इसके कंटेंट में इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे, क्रोमोसोम होता क्या है, देन क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी क्या है, क्रोमोसोम के नंबर, साइज, शेप किस टाइप से होते हैं, वेरिएबल होते हैं या नहीं होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग तरीके से वेरिएबल होते हैं, तो कितने नंबर तक वेरिएबल होते हैं, आर्टिफिशियली हम इन्हें वेरिएबल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम में क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, जब दो क्रोमोसोम एक दूसरे से सेंट्रोमियर से कनेक्टेड रहते हैं तो वो जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं उन्हें क्रोमेटिड्स बोलते हैं। क्रोमोमियर क्या होते हैं, देन सेंट्रोमियर क्या होते हैं, ये सभी आप इसमें पढ़ोगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोमोसोम को हॉफमेस्टर ने 1848 में पोलैंड मदर सेल में सीन किया था। ट्राइडेंसिया प्लांट है, ट्राइडेंसिया प्लांट के पोलैंड मदर सेल में हॉफमेस्टर नाम के साइंटिस्ट ने 1848 में क्रोमोसोम को देखा। ठीक है, ट्राइडेंसिया नाम के प्लांट में ट्राइडेंसिया नाम के प्लांट में पोलैंड मदर सेल में होममेस्टर साइंटिस्ट ने 1848 में क्रोमोसोम को सबसे पहले सीन किया, आइडेंटिफाई किया। और उन्होंने वहां पे देखा कि डार्क कलर की स्टेन की जैसी बॉडी वहां पे प्रेजेंट थी, कुछ डार्क कलर की स्ट्रक्चर वहां पे प्रेजेंट थी, जिसका नाम उन्होंने क्रोमोसोम दिया। ग्रीक के अकॉर्डिंग, ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग क्रोम का मतलब होता है कलर और सोमा का मतलब होता है बॉडी। मतलब बॉडी को जो कलर प्रदान करते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं। और इस टर्म को, क्रोमोसोम की टर्म को जो पर्टिकुलर क्रोमोसोम नाम दिया गया था, वो वेल्डर नाम के साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नाम दिया और उन्होंने इस नाम को 1888 में दिया। तो अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि क्रोमोसोम को सबसे पहले किसने आइडेंटिफाई किया, किसने डिस्कवर किया, तो होममेस्टर ने किया, 1848 में किया। और क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नाम किसने दिया, तो वेल्डर ने दिया, 1888 में दिया। बेसिकली क्रोमोसोम का को सीन किया गया, क्रोमोसोम को नाम भी दिया गया, देन उसके फिर रोल देखे गए कि क्रोमोसोम काम क्या कर रहा है, उसका फंक्शनली सिग्निफिकेंस देखा गया, क्रोमोसोम का क्या इतना इम्पोर्टेंस है। तो उसके फर्स्टली जब उसका फंक्शन देखा, उसका वर्क देखा कि काम क्या है, तो उसके काम को जो इम्पोर्टेंस दी वो सटन नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में दी।
जो सिग्निफिकेंसली इनके वर्क को जो परफॉर्मेंस मिली सटन नाम के साइंटिस्ट ने 1900 में दी। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम आए, उन्होंने क्रोमोसोम पे और अच्छे से अपने अपने पेपर पब्लिश किए। पेपर पब्लिश करने का मतलब होता है कि आप किसी चीज की स्टडी कर रहे हो ना, अगर लैब में आप स्टडी कर रहे हो तो आपने न्यू चीज कोई डिस्कवर की है, कोई न्यू चीज आपने निकाली है, तो उसे देख के आपने उसके ऊपर अपना एक पेपर पब्लिश किया अपने नाम से। तो वैसे ही साइंटिस्ट आए, बहुत से साइंटिस्ट ने क्रोमोसोम पे और डीपली स्टडी की और देखा कि क्रोमोसोम की कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या इसका वर्क होता है, क्या ये काम करता है। तो और साइंटिस्ट थे जैसे कि हेस्ट, कुवाडा, ग्लिटर एंड कॉफमान। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में क्रोमोसोम के ऊपर स्टडी की और उस क्रोमोसोम के फंक्शनली इंपॉर्टेंस को सीन किया, देखा। क्रोमोसोम एक तरीके से एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है सेल का। सेल के अंदर क्रोमोसोम का बेसिकली तो सेल के अंदर हर एक पार्ट का, हर एक ऑर्गन का अलग अलग वर्क है जो अपने आप में एक सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। लेकिन क्रोमोसोम एक मेजर सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है सेल का, जो माइटोटिक और मियोसिस के दौरान अपीयर होता है, दिखाई देता है। इसकी प्रेजेंसी को वेल्डफेयर ने ही नाम 1888 में दिया था, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो क्रोमोसोम कैन बी कंसिडर्ड एज अ न्यूक्लियर कंपोनेंट हैविंग स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअलिटी एंड फंक्शन। क्रोमोसोम को न्यूक्लियर कंपोनेंट कह सकते हैं। क्रोमोसोम एक न्यूक्लियर कंपोनेंट है जिसमें जिसका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन होता है। क्रोमोसोम एक न्यूक्लियर कंपोनेंट है जिसका स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन मतलब बनावट और उसका अपना एक अलग फंक्शन होता है। इट इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन while maintaining its morphologic and physiologic properties through successive cell divisions. सेल्फ रिप्रोडक्शन इजीली हो सकता है, होता ही है सेल्फ रिप्रोडक्शन, ये सेल्फ रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल है। सेल्फ रिप्रोडक्शन होते हुए भी ये फिजियोलॉजी और मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर की आकारिकी, फिजियोलॉजी जो उसके जो जैसे कि आयंस का आना जाना और भी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस हैं, उन सबको मेंटेन करके रखता है जब सेल डिवीजन होता है। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें क्रोमोसोम की, तो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी मतलब क्रोमोसोम की जो एक तरीके से आकार की है, जो बाहर का साइज है क्रोमोसोम का, मेटाफेज या एनाफेज में देखने को मिलता है। माइटोसिस के मेटाफेज या एनाफेज में हम इसे देख सीन कर सकते हैं। व्हेन आर प्रेजेंट इन डिफाइंड ऑर्गेनल्स बीइंग मोस्ट कंसीडर्ड और कॉइल्ड। अच्छे से जब हम इसे सीन करते हैं तो हमें ये कॉइल फॉर्म में मिलता है। कॉइल मतलब इस तरीके से घुमी हुई फॉर्म में मिलता है, जो कॉइल फॉर्म होती है, कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। माइटोसिस के मेटाफेज और एनाफेज में हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को इजीली सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। नंबर, जो क्रोमोसोम्स के नंबर होते हैं, अगर हम वैरायटी वाइज देखें तो हर एक वैरायटी में, हर एक प्लांट में अलग अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि कोई भी आप यहाँ से 5 प्लांट्स ले सकते हो। राइस में, ओराइजा सटाइवा, राइस में क्रोमोसोम का नंबर 24 होता है। राई, राई जो कि साइंटिफिक नेम है इसका सिकेले सेरेली, इसमें 14 क्रोमोसोम का नंबर होता है। वीट में 28 होता है, बार्ली में 14 होता है और कॉर्न मक्का उसमें 20 होता है। तो अलग अलग वेराइटीज में, अलग अलग प्लांट्स में क्रोमोसोम के नंबर अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। नंबर के साथ साथ इनका साइज भी वेरिएबल होता है क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम की रेंज और जो इसका साइज होता है बेसिकली 0.5 से 30 म्यू तक लेंथ में होता है और 0.2 से 3 म्यू तक डायमीटर में होता है। क्रोमोसोम कॉइल फॉर्म में है। अगर हम क्रोमोसोम को अनकॉइल करें
मतलब जैसे स्प्रिंग होती है इस वाली फॉर्म में है, अगर हम उस स्प्रिंग को खोल दें तो पूरे न्यूक्लियस के अंदर ही नहीं आ पाएगा, और ना ही पूरा न्यूक्लियस उसे, ना ही पूरी सेल भी उसे मेंटेन कर पाएगी। तो जो क्रोमोसोम का रिलेटिव नंबर ऑफ क्रोमोसोम जनरली डिफर इन न्यूक्लियस, बट एट ए टाइम ऑल क्रोमोसोम ऑफ सेल मे बी सेम साइज। ऐसा हो सकता है कि ज्यादातर क्रोमोसोम सेम साइज के हों, लेकिन कुछ में डिफरेंट भी होते हैं। प्लांट सेल नॉर्मली possesses large chromosome than the animal cell. एनिमल सेल में क्रोमोसोम नंबर बहुत कम होते हैं कंपैरिजन टू प्लांट सेल। ट्रिलियम प्लांट का नेम है, ये नॉर्थ अमेरिका अमेरिकन का प्लांट है। इसमें जब क्रोमोसोम नंबर की स्टडी की गई तो उसमें क्रोमोसोम की जो लेंथ देखी गई साइज में, वो 32 म्यू तक मिली मेटाफेज के अंदर। मोनोकोटिलिडन्स प्लांट के अंदर जो एक बीजपत्री प्लांट जिन्हें बोलते हैं, मोनोकोटिलिडन्स प्लांट में जब क्रोमोसोम की स्टडी की गई तो उनमें क्रोमोसोम का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा होता है कंपैरिजन टू द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलिडन्स प्लांट। और डाइकोटिलिडन्स प्लांट में क्रोमोसोम का नंबर ज्यादा होता है, साइज मोनोकोट का बड़ा होता है और नंबर क्रोमोसोम का डाइकोट में ज्यादा होता है। एनिमल, ग्रास ऊपर, मैंटिड्स, इन सभी में क्रोमोसोम काफी लार्ज होते हैं, बड़े होते हैं साइज में। बेसिकली अगर हमारे पास हम नॉर्मली क्रोमोसोम देख पा रहे हैं तो क्रोमोसोम का साइज वेरिएबल है, कम भी है, ज्यादा भी है। लेकिन अगर हम इन्हें इन विट्रो कंडीशन में क्रोमोसोम के नंबर को सीन करें या क्रोमोसोम के साइज को सीन करें तो कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो क्रोमोसोम के ऊपर अफेक्ट डालते हैं। तो जो वेरिएशन होता है साइज में वो एनवायरमेंटल एजेंट के थ्रू हम उसे चेंज कर सकते हैं। एनवायरमेंटल एजेंट लाइक दैट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम है तो सेल डिवीजन एट लो टेम्परेचर हैव शॉर्टर मोर कंपैक्ट क्रोमोसोम देन दोज डिवाइडिंग एट हाई टेम्परेचर। जब लो टेम्परेचर पर सेल डिवीजन होता है तो वहां पर छोटे क्रोमोसोम होते हैं और कंपैक्ट यानी कि एक दूसरे के साथ जकड़े हुए, बिल्कुल छोटे और एक दूसरे से बंधे हुए क्रोमोसोम होते हैं। और अगर हाई टेम्परेचर होता है तो सेल डिवीजन के दौरान जो क्रोमोसोम होते हैं वो बड़े होते हैं और कॉइल फॉर्म में होते हैं, कंपैक्ट फॉर्म के साथ साथ कॉइल फॉर्म में होते हैं। कॉल्चिसाइन एक एल्कलॉइड है जो कि एक केमिकल है। अगर हम कॉल्चिसाइन के थ्रू अगर हम ट्रीट करते हैं सेल को तो वो स्पिंडल फॉर्मेशन पर अफेक्ट डालता है। सेल डिवीजन के स्पिंडल फॉर्मेशन पर कॉल्चिसाइन का जो केमिकल है वो अफेक्ट डालता है, जिससे क्रोमोसोम का नंबर छोटा हो जाता है। Rapid and repeated division tend to result a smaller chromosome because of temperature का भी अफेक्ट है, केमिकल का भी अफेक्ट है। अगर किसी सेल में कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होती जा रही है, कंटिन्यूअसली सेल डिवाइड होती जा रही है और बहुत तेजी से डिवाइड हो रही है और रिपीटेड फॉर्म में डिवाइड हो रही है, तो भी वो क्रोमोसोम का नंबर बहुत छोटा वहां पे क्रिएट करेगी, तो स्मॉल क्रोमोसोम वहां पे निकल के आएंगे। तो सेल डिवीजन रेट वहां पे हाई हो गया क्योंकि सेल डिवीजन बहुत तेजी से हुआ है, और बहुत तेजी से होने के साथ साथ जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो भी अनयूजुअल समटाइम बनने लगेगा। प्लांट्स में जो फॉस्फेट का अमाउंट होता है न्यूट्रिशनल मीडियम में वो क्रोमोसोम के साइज को अफेक्ट करता है। प्लांट्स के अंदर फॉस्फेट का क्रोमोसोम के साइज को अफेक्ट करता है, पी यानी कि फॉस्फेट। अगर फॉस्फेट की हाई कंसंट्रेशन हम प्लांट्स को दे दें तो प्लांट में फॉस्फेट डेफिशिएंट हो जाती है। दैट मींस फॉस्फेट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। अगर आप डीएनए को की स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो वहां भी फॉस्फेट अवेलेबल है। अगर हम फॉस्फेट कम या ज्यादा देते हैं तो क्रोमोसोम के ऊपर, क्रोमोसोम के साइज के ऊपर तो अफेक्ट आना ही आना है।
तो फॉस्फेट से क्रोमोसोम का जो साइज होता है वो ऑल्टर हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का साइज, देन क्रोमोसोम का शेप। जो क्रोमोसोम का शेप होता है, शेप ऑफ द क्रोमोसोम इज चेंजेबल फ्रॉम फेज टू फेज इन द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन। जैसे ही सेल अपने आप को ग्रो करती है, जैसे ही सेल कंटिन्यू डिवाइड करती है, तो क्रोमोसोम की जो शेप होती है वो सेल टू सेल, फेज टू फेज, एनाफेज, टीलोफेज, इन सभी में चेंज होती रहती है। In the resting phase or interphase of the cell, the chromosome occur in the form of thin, coiled, elastic and contractile. इंटरफेज में क्रोमोसोम थिन होते हैं, थिन मतलब पतले, कॉइल मतलब स्प्रिंग फॉर्म में, इलास्टिक मतलब आप उन्हें खींच सकते हो इलास्टिक फॉर्म में, कॉन्ट्रैक्टाइल जैसी बनावट होती है एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आते हुए, और थ्रेड के जैसी स्टेबल जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्रोमेटिन थ्रेड बोलते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड यानी कि धागा, धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है। जबकि मेटाफेज और एनाफेज में क्रोमोसोम थिक हो जाते हैं यानी कि मोटे हो जाते हैं, और रेशे जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है, जैसे मोटे मोटे रेशे होते हैं, फिलामेंटस जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। Each chromosome contain a clear zone known as centromere और kinetochore। प्रत्येक क्रोमोसोम में एक बीच में एक छोटी सी दाने के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम क्लियर जोन बोलते हैं, एकदम मतलब विजिबल क्षेत्र जिसे कह सकते हो आप, उसे सेंट्रोमियर या काइनेटोकोर कहते हैं। Along their length, the centromere divide the chromosome into two part। जो सेंट्रोमियर सेंटर में होता है वो दोनों, सपोज इधर की साइड से एक क्रोमेटिड है और इधर की साइड से एक क्रोमेटिड है, इन दोनों क्रोमेटिड को सेंट्रोमियर ऐड करके रखता है, प्रेजेंट करके रखता है, उसे बांध के रखता है। तो सेंट्रोमियर को हम काइनेटोकोर भी कहते हैं। सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है, और जिन क्रोमेटिड को वो एक दूसरे से जोड़ के रखता है उसे क्रोमोसोम आर्म कहते हैं, क्रोमोसोम भुजा के नाम से हम जानते हैं। बिकॉज ऑफ सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड अटैच है, सेंट्रोमियर से दो क्रोमेटिड अटैच है, तो सेंट्रोमियर के बिहाफ पर ही जो शेप होती है क्रोमोसोम की वो वेरिएबल होती है, अलग अलग होती है। टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में ये सेंट्रोमियर, जहां आपको राउंड ब्लैक वाली राउंड फिगर दिखाई दे रही है, टीलोसेंट्रिक में ये बिल्कुल एंड पर होती है और केवल एक ही भुजा इसमें निकलती है। एक्रोसेंट्रिक में एक भुजा का या एक आर्म का थोड़ा सा पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है और एक का बड़ा सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। एक्रोसेंट्रिक सेंट्रोमियर के बिहाफ पर ही शेप डिसाइड हुई है इसकी। सब मेटासेंट्रिक में एक पार्ट बड़ा होता है और एक थोड़ा छोटा होता है, दोनों में एबनॉर्मल लेंथ होती है, दोनों की इक्वल लेंथ नहीं होती, लेकिन मेटासेंट्रिक वी शेप का होता है और बिल्कुल बीच में प्रेजेंट होता है सेंट्रोमियर, और दोनों की लेंथ इक्वल होती है। टीलोसेंट्रिक रॉड के जैसी स्ट्रक्चर होती है, जैसे सीधी रॉड होती है, रॉड लाइक क्रोमोसोम की जैसी स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को टीलोसेंट्रिक कहते हैं, जहां बिल्कुल सेंट्रोमियर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम जे शेप की जैसी स्ट्रक्चर होती है, जे शेप की जैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, जिसमें एक भुजा छोटी होती है और एक बड़ी होती है। सबमेटासेंट्रिक में एल शेप की जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें सेंट्रोमियर सेंटर में नहीं होता बट नियर द सेंटर होता है, इसमें सेंट्रोमियर सेंटर के पास प्रेजेंट होता है और दो अनइक्वल आर्म्स प्रेजेंट होती हैं। मेटासेंट्रिक में
बी शेप जैसे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है और 2 इक्वल आर्म प्रेजेंट होती है। तो अभी आपने क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी में आपने पढ़ा शेप, साइज और नंबर, ठीक है, 3 चीज आपने अभी पढ़ ली है। देन स्ट्रक्चर, अगर हम क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में अगर हम क्रोमोसोम को की स्टडी करते हैं या क्रोमेटिड की स्टडी करते हैं तो हमें वो एक कॉइल वाली फॉर्म, जैसे स्प्रिंग होती है, धागे जैसी स्ट्रक्चर वैसी दिखाई देती है और ये स्ट्रक्चर मैट्रिक्स में पड़ी हुई रहती है। क्रोमोसोम आर सपोज टू बी कवर्ड बाय मेम्ब्रेनस पेलिकल। जो क्रोमोसोम है एक पेलिकल से कवर अप रहता है, उसके अंदर मैट्रिक्स फिल रहता है और उस मैट्रिक्स के अंदर क्रोमोसोम की थ्रेड जैसी स्ट्रक्चर स्प्रिंग वाली फॉर्म में, कॉइल वाली फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी से ये शो हुआ है कि क्रोमोसोम की कोई भी डेफिनेट मेम्ब्रेन पेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होती। दैट मीन्स शार्प स्ट्रक्चर तो होती है पेलिकल की, लेकिन शार्प स्ट्रक्चर नहीं होती, एकदम क्लियर विजिबल वाली स्ट्रक्चर नहीं होती जो क्रोमोसोम के चारों तरफ रहती है। और जो नॉन विजिबल होती है, विजिबल तो होती है लेकिन प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं होती, उस स्ट्रक्चर को पेलिकल बोलते हैं। Outer structure present in the chromosome include the chromatid, centromere, secondary construction, nuclear organizer, telomere, satellites। जब भी आप क्रोमोसोम की स्टडी करोगे, क्रोमोसोम में मैट्रिक्स के अंदर क्रोमोसोम क्रोमेटिड पड़े हुए हैं और क्रोमेटिड के अंदर सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, टीलोमियर, सैटेलाइट, वो सब है और आउटर स्ट्रक्चर पेलिकल की स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे इस स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे शो होगा, ये पेलिकल की नॉन डिफाइन स्ट्रक्चर है। पेलिकल जहां पे लिखा हुआ है ये पेलिकल की स्ट्रक्चर है ऊपर। इसी पेलिकल की स्ट्रक्चर में अंदर अगर आप सीन करोगे तो यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा हुआ है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम धसे हुए हैं और वो भी कॉइल वाली फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये सैटेलाइट वाली फॉर्म है, ये क्रोमोनीमेटा प्रेजेंट है यहाँ पे। यहाँ लाइनेटोकोर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, स्पिंडल फाइबर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। अगर आप क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को और अच्छे से स्टडी करोगे तो आपको क्रोमोसोम जो दिखाई देगा 2 क्रोमेटिड के साथ दिखाई देगा। एक ये वाली आर्म आपको दो आर्म्स, 2 भुजाएं क्लियरली दिखाई दे रही होंगी। बीच में जो ये राउंड वाली शेप है दैट इज द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर दोनों क्रोमेटिड को अटैच करता हुआ प्रेजेंट रहता है और जो क्रोमोसोम के एंड वाला पार्ट होता है, जो सिरे वाला पार्ट होता है, इसे टीलोमियर कहते हैं। ये टीलोमियर, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डीएनए के पार्टिकल को डिग्रेड होने से बचाते हैं, उसे डिफ्यूज होने से रोकते हैं। डीएनए अपने आप को ना डिफ्यूज कर पाए, इसलिए यहाँ पर टीलोमियर दोनों चारों के चारों आर्म्स में प्रेजेंट होता है। तो क्रोमोसोम में अगर क्रोमोसोम की एक भुजा का स्ट्रक्चर सीन करोगे तो ध्यान से देखना इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, हाफ मार्क्स में आएगा ये। आउटर वाली लेयर, आउटर क्रोमोसोम की आउटर लेयर को क्या बोला गया है, पेलिकल। जहां पे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर एम्बेडेड है, धसी हुई है, उस वाली चीज को क्या बोला गया है, मैट्रिक्स। 2 क्रोमेटिड एक दूसरे से किससे जुड़े हुए रहते हैं, सेंट्रोमियर से। क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमा थ्रेड की जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। क्रोमोनीमा थ्रेड की जैसी स्ट्रक्चर होती है और क्रोमोमियर थ्रेड के ऊपर जो दाने जैसी स्ट्रक्चर है उसे हम क्रोमोमियर कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूं मैं, क्रोमोमियर थ्रेड के ऊपर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है, जो दाने जैसी स्ट्रक्चर है, वो प्रेजेंट है। क्रोमोनीमा जो धागे जैसी स्ट्रक्चर है उसे हम क्रोमोनीमा कह रहे हैं। सेंट्रोमियर सेंटर में प्रेजेंट है। मैट्रिक्स में क्रोमोसोम धसे हुए हैं,
क्रोमेटिड एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। पेलिकल जो क्रोमोसोम के चारों तरफ सराउंडेड आउटर लेयर है उसे हमने पेलिकल बोला है। तो डिफरेंस अगर बिटवीन आता है कि क्रोमोमियर और क्रोमोनिमा, दोनों के बीच में डिफरेंस होगा तो क्या लिखोगे आप? क्रोमोमियर बीड लाइक स्ट्रक्चर विच इज फाउंड ऑन थ्रेड लाइक क्रोमोनिमा, और क्रोमोनिमा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जबकि क्रोमोमियर बीड के जैसी, दाने के जैसी स्ट्रक्चर है। जब आप क्रोमोसोम की और अच्छे से स्टडी करते हो तो क्रोमोसोम में जब मेटाफेज के दौरान देखते हो तो इसमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती हैं, लाइक दैट सेंट्रोमियर, क्रोमेटिड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एंड सैटेलाइट, टीलोमियर, क्रोमोमियर, क्रोमोनिमा एंड मैट्रिक्स। ये जो मैंने अभी आपको पहले वाली स्ट्रक्चर में ये सारे नेम बताए हैं वो सभी नेम यहाँ पे रिटन में प्रेजेंट है, लाइक दैट सेंट्रोमियर जो कि दोनों क्रोमेटिड को जोड़ के रखता है, क्रोमेटिड जो कि सेंट्रोमियर से जुड़ी हुई रहती हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जहाँ पे सेकेंडरी या सैटेलाइट बनता है, टीलोमियर्स जो एंड वाला पार्ट है जहाँ पे क्रोमोसोम खत्म होता है वो एंड वाला पार्ट, क्रोमोमियर बीड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोनिमा धागे के जैसे स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स जहाँ पे क्रोमोसोम धसा हुआ रहता है।